आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रेमाश्रम उपन्यास की तीसरी कड़ी। मनोहर अक्खड़पन की बातें तो कर बैठा, किंतु जब क्रोध शांत हुआ तो मालूम हुआ कि मुझसे बड़ी भूल हुई। गांव वाले सबके सब मेरे दुश्मन हैं। वह इस समय चौपाल में बैठे मेरी निंदा कर रहे होंगे। कारिंदा न जाने कौन सा उपद्रव मचाए। बेचारे दुर्जन को बात की बात में मटिया मेट कर दिया, तो फिर मुझे बिगाड़ते क्या देर लगती है। मैं अपनी ज़बान से लाचार हूँ। कितना ही उसे बस में रखना चाहता हूँ, पर नहीं रख सकता। यही न होता है कि जहाँ और सब लेना देना है वहाँ 10 रुपये और हो जाते, नक्कू तो न बनता। लेकिन इन बिचारों ने एक क्षण में फिर पलटा खाया। मनुष्य जिस काम को हृदय से बुरा नहीं समझता, उसके कुपरिणाम का भय एक गौरवपूर्ण धैर्य की शरण लिया करता है। मनोहर इस विचार से अपने को शांति देने लगा। मैं बिगड़ जाऊंगा तो भला से, पर किसी की धौंस तो न सहूँगा। किसी के सामने सिर तो नीचा नहीं करता। जमींदार भी देख ले कि गांव के सबके सब भांड ही नहीं हैं। अगर कोई मामला खड़ा किया तो अदालत में हाकिम के सामने सारा भांडा फोड़ दूंगा। जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसी उधेड़-बुन में वह भोजन करने लगा। चौके में एक मिट्टी का तेल का चिराग जल रहा था, किंतु छत में धुआं इतना भरा हुआ था कि उसका प्रकाश मंद पड़ गया था। उसकी स्त्री बिलासी ने एक पीतल की थाली में बथुए की भाजी और जौ की कई मोटी मोटी रोटियां परस दी। मनोहर इस भांति रोटियों को तोड़ मुंह में रखता था जैसे कोई दवा खा रहा हो। इतनी ही रुचि से वह घास भी खाता। बिलासी ने पूछा, क्या साग अच्छा नहीं है, गुड़ दूं? मनोहर, नहीं, साग तो अच्छा है। बिलासी, क्या भूख नहीं है? मनोहर, भूख क्यों नहीं है, खा तो रहा हूँ। खाते तो नहीं हो, जैसे औंघ रहे हो। किसी से कुछ कहाँ सुनी तो नहीं हुई है? मनोहर, नहीं, कहाँ सुनी किससे होती है। इतने में एक युवक कोठरी में आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर खूब गठीला हष्ट-पुष्ट था। छाती चौड़ी और भरी हुई थी। आंखों से तेज छलक रहा था। उसके गले में सोने का यंत्र था और दाहिने बाएं में चांदी का अनंत। यह मनोहर का पुत्र बलराज था। बिलासी, कहाँ घूम रहे हो? आओ खा लो, थाली परसूं? मनोहर ने धुएं से आंखें मलते हुए कहा, काहे दादा, आज गिरधर महाराज तुमसे क्यों बिगड़ रहे थे? लोग कहते हैं कि बहुत लाल पीले हो रहे थे। मनोहर, कुछ नहीं, तुमसे कौन कहता था? बलराज, सभी लोग तो कह रहे हैं तुम घी मांगते थे। तुमने कहा मेरे पास घी नहीं है, इस बात पर तन गए। मनोहर, अरे तो कोई झगड़ा थोड़ी ही हुआ। गिरधर महाराज ने कहा तुम्हें घी देना पड़ेगा। हमने कह दिया जब घी हो जाएगा तब दे देंगे। अभी तो नहीं है। इसमें भला झगड़ने की कौन सी बात थी? बलराज, झगड़ने की बात क्यों नहीं है? कोई हमसे घी क्यों मांगे? किसी का दिया खाते हैं कि किसी के घर मांगने जाते हैं? अपना तो एक पैसा नहीं छोड़ते तो हम क्यों धस सहे? न हुआ मैं नहीं तो दिखा देता। क्या हमको भी दुर्जन समझ लिया है? मनोहर की छाती अभिमान से फूली जाती थी, पर इसके साथ ही यह चिंता भी थी कि कहीं यह कोई उजड्डपन न कर बैठे। बोली, चुपके से बैठकर खाना खा लो। बहुत भागना अच्छा नहीं होता। कोई सुन लेगा तो वहाँ जाकर एक की चार उड़ाएगा। यहाँ कोई मित्र नहीं है। बलराज, सुन लेगा तो क्या किसी से छिपा के कहते हैं? जिसे बहुत घमंड हो आकर देख ले, एक एक का सिर तोड़ के रख दे। यही न होगा कैद होकर चला जाऊंगा। इससे कौन डरता है? महात्मा गांधी भी तो कैद हो आए हैं। बिलासी ने मनोहर को तिरस्कार भाव से देखकर कहा, तुम्हारी कैसी आदत है कि जब देखो एक न एक बखेड़ा मचाए ही रहते हो। जब सारा गांव घी दे रहा है तो हम क्या गांव से बाहर हैं? जैसे बन पड़ेगा देंगे। इसमें कोई अपनी हटी थोड़ी ही हुई जाती है। ऐठा तो नारायण न ही बना दिया है तो क्या करने से ऊंचे हो जाएंगे? थोड़ा सा हांडी में है, 2-4 दिन में और बटोर लूँगी, जाके तौल आना। बलराज, क्यों दे आए? किसी के दबैल हैं? बिलासी, नहीं, तुम तो लाट गवर्नर हो। घर में भूनी भांग नहीं हो, उस पर इतना घमंड। हम दरिद्र सही किसी से मांगने तो नहीं जाते। बिलासी, अरे जा बैठ। आया है बड़ा जोधा बन के। ऊँट जब तक पहाड़ पर नहीं चढ़ता तब तक समझता है कि मुझसे ऊंचा और कौन होगा। जमींदार से बैर कर गांव में रहना सहज नहीं है। मनोहर से, सुनते हो महापुरुष, कल कारिंदा के पास जा कह सुनाओ। मनोहर, मैं तो अब नहीं जाऊंगा। बिलासी, क्यों?
मनोहर, क्यों, क्या अपनी खुशी है, जाएं क्या अपने ऊपर तालियां लगवाएं? बिलासी, अच्छा तुम मुझे जाने दोगे? मनोहर, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। कारिंदा हमारा कर ही क्या सकता है, बहुत करेगा, अपना सिगमी खेत छुड़ा लेगा, न 2 हल चलाएंगे एक ही सही। यद्यप मनोहर बढ़-बढ़ कर बातें कर रहा था, पर वास्तव में उसका इनकार अपरास्त तर्क के समान था। यदि बिना दूसरों की दृष्टि में अपमान उठाए बिगड़ा हुआ खेल बन जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, वह स्वयं क्षमा प्रार्थना करने में अपनी हेठी समझता था। एक बार तन कर फिर झुकना उसके लिए बड़ी लज्जा की बात थी। बलराज की उद्दंडता उसे शांत करने में हानि के भय से भी अधिक सफल हुई थी। प्रातःकाल बिलासी चौपाल जाने को तैयार, पर न मनोहर साथ चलने को राजी होता था न बलराज। अकेली जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती। इतने में कादिर मियाँ ने घर में प्रवेश किया। बूढ़े आदमी थे, ठिगना डील, लंबी दाढ़ी, घुटने के ऊपर तक धोती, एक गाढ़े की मिर्जई पहने हुए थे। गांव के नाते वह मनोहर के बड़े भाई होते। बिलासी ने उन्हें देखते ही थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया। कादिर ने चिंतापूर्ण भाव से कहा, अरे मनोहर, कल तुम्हें क्या सूझ गई? जल्दी जाकर कारिंदा साहब को मना लो, नहीं तो फिर कुछ करते धरते न बनेगी। सुना है वह तुम्हारी शिकायत करने मालिकों के पास जा रहे हैं। सुक्खू भी साथ जाने को तैयार है। नहीं मालूम दोनों में क्या साठ गांठ हुई है। बिलासी, भाई जी, बूढ़े हो गए लेकिन इनका लड़कपन अभी नहीं गया। कितना समझाती हूँ, बस अपने ही मन की करते हैं। इन्हीं की देखा देखी एक लड़का है, वह भी हाथ से निकला जाता है। जिससे देखो उसी से उलझ पड़ता है। भला इनसे पूछा जाए कि सारे गांव ने घी के रुपए लिए तो तुम्हें नाही करने में क्या पड़ रही थी? कादिर, इनकी भूल है और क्या। 10 रुपए हमें भी लेने पड़े, क्या करते हैं। और यहाँ कोई नई बात थोड़ी ही है। बड़े सरकार थे तब भी तो एक न एक बेगार लगी ही रहती थी। मनोहर, भैया तब की बातें जाने दो। जब 1-2 साल की देन बाकी पड़ जाती थी, मुदा मालिक कभी कुड़की बेदखली नहीं करते थे। जब कोई कामकाज पड़ता था तब हमको न्योता मिलता था। लड़कियों के ब्याह के लिए उनके यहाँ से लकड़ी, चारा और 25 रुपये बंधा हुआ था। यह सब जानते हो कि नहीं? जब वह अपने लड़कों की तरह पालते थे तो रैयत भी हंसी खुशी उनकी बेगार करती थी। अब यहाँ बातें तो गई, बस एक न एक पच्चड़ लगा ही रहता है। तो जब उनकी ओर से यह कड़ाई है तो हमें भी कोई मिट्टी के लौंदे थोड़ी ही है। कादिर, तब की बात छोड़ो, अब जो सामने है उसे देखो। चलो जल्दी करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे बैल खेत में खड़े हैं। मनोहर, दादा मैं तो न जाऊँगा। बिलासी, इनकी चूड़ियाँ मैली हो जाएंगी, चलो मैं चलती हूँ। कादिर और बिलासी दोनों चौपाल चले। वहाँ इस वक्त बहुत से आदमी जमा थे। कुछ लोग लगान के रुपए दाखिल करने आए, कुछ घी के रुपए लेने के लिए और कुछ केवल तमाशा देखने और ठकुर सुहाती के लिए। कारिंदे का नाम गुलाम गौश खान था। वह प्रियदा का मनुष्य से सांवला रंग, लंबी दाढ़ी, चेहरे से कठोरता झलकती थी। अपनी जवानी में वह पलटन में नौकर थे और हवलदार के दर्जे तक पहुंचे थे। जब सीमा प्रांत में कुछ छेड़छाड़ हुई तब बीमारी की छुट्टी लेकर घर भाग आए और यहीं से इस्तीफा पेश कर दिया। वह अब भी अपने सैनिकों की कथाएं मजे लेकर कहते थे। वह इस समय तख्त पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। सुक्खू और दुगरन तख्त के नीचे बैठे हुए थे। सुक्खू ने कहा, हम मजदूर ठहरे, हम घमंड करें तो हमारी भूल है। जमींदार की ज़मीन में बसते हैं, उनका दिया खाते हैं, उनसे बिगड़ कहाँ जाएंगे। क्यों दुगरन? दुगरन, हाँ ठीक ही है। सुक्खू, नारायण हमें 4 पैसे दे दे, 10 मन अनाज दे तो क्या हम अपने मालिकों से लड़े? मारे घमंड के धरती पर पैर न रखें। दुगरन, यही मत तो आदमी को खराब करता है। इसी मत ने रावण को मिटाया, इसी के कारण जरासंध और दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। तो भला तुम्हारी कौन बात है? इतने में कादिर मियाँ चौपाल में आए। उनके पीछे पीछे बिलासी भी आए। कादिर ने कहा, खान साहब, यह मनोहर की घरवाली आई है, जितने रुपए चाहें घी के लिए दे दें। बेचारी डर कर मारे आती न थी। गौस खान ने कर स्वर में कहा, वहाँ कहाँ है मनोहर? क्या उसे आते शर्म आती थी? बिलासी ने दीनतापूर्वक कहा, सरकार, उनकी बातें का कुछ ख्याल न करें, आपकी गुलामी करने को मैं तैयार हूँ। कादिर, यूँ तो गऊ है, किंतु आज न जाने उसके सिर पर कैसे भूत सवार हो गया। क्यों सुक्खू, मैं तो आज तक गांव में किसी से लड़ाई हुई है?
सुक्खू ने बगले झाँकते हुए कहा। नहीं भाई, कोई झूठ थोड़ी ही कह देगा। कादिर अब बैठा रो रहा है। कितना समझाया कि चल के खान साहब से कसूर माफ़ करा ले, लेकिन शर्म से आता ही नहीं। गौस खान, शर्म नहीं शरारत है। उसके सिर पर जो भूत चढ़ा हुआ उतार, उसका उतार मेरे पास है। उसे गुरूर हो गया है। कादिर, अरे खान साहब बेचारा मजूर गुरूर किस बात पर करेगा। मूर्ख उजड्ड आदमी है, कौन बात करने का शऊर नहीं है। गौस खान, तुम्हें वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खूब जानता हूँ। इस तरह दबने लगा तो मुझसे कारिंदगारी हो चुकी। आज एक ने तेवर बदले हैं, कल उसके दूसरे भाई शेर हो जाएंगे। फिर जमींदारी को कौन पूछता है। अगर पलटन में किसी ने ऐसी शरारत की होती तो उसे गोली मार दी जाती। जमींदार से आंखें बदलना खाला जी का घर नहीं है। यह कहकर गौस खां टांगन पर सवार होने चले। बिलासी रोती हुई उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बोली, सरकार कहीं की न रहूँगी। जो डांट चाहे लगा दीजिए, जो सज़ा चाहे दीजिए, मालिकों के कान में यह बात न डालिए। लेकिन खान साहब ने सुक्खू महतो के हत्थे पर चढ़ा लिया था। वह सूखी करुणा को अपनी कपट चाल में बाधक बनाना नहीं चाहते थे। तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और सुक्खू को आगे आगे चलने का हुक्म दिया। कादिर मियाँ ने धीरे से गिरधर महाराज के कान में कहा, क्या महाराज बेचारे मनोहर का सत्यानाश करके ही दम लोगे। गिरधर ने गौरवयुक्त भाव से कहा, जब हमसे कोई एक अंगुल लगे तो हम उससे हाथ भर दबने को तैयार हैं। जो हमसे जौ भर तनेगा हम उसे गज भर तन जाएंगे। कादिर, यह तो सुपद ही है। तुम हक से दबने लगोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। मुदा मनोहर के लिए कोई राह निकालो। उसका स्वभाव तो जानते हो, गुस्सैल आदमी है। पहले बिगड़ जाता है, फिर बैठकर रोता है। बेचारे मिट्टी में मिल जाएगा। गिरधर, भाई अब तो तीर हमारे हाथ से निकल गया। कादिर, मनोहर की हत्या तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। गिरधर, एक उपाय मेरी समझ में आता है। जाकर मनोहर से कह दो कि मालिक के पास जाकर हाथ पैर पड़े, वहाँ मैं भी कुछ कह सुन दूंगा। तुम लोगों के साथ नेकी करने का जी तो नहीं चाहता। काम पड़ने पर घिघियाते हो, काम निकल गया तो सीधे ताकते भी नहीं। लेकिन अपनी अपनी करनी अपने साथ है। जाकर उसे भेज दो। कादिर और बिलासी मनोहर के पास गए। वहाँ शंका और चिंता की मूर्ति बना हुआ उसी रास्ते की ओर ताक रहा था। कादिर ने जाते यहाँ का समाचार कहा और गिरधर महाराज का आदेश भी सुना दिया। मनोहर क्षण भर सोच कर बोला, वहाँ मेरी और भी दुर्गति होगी। अब तो सिर पर पड़ी ही है। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। कादिर, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, मैं भी चलूँगा। मनोहर, मेरे पीछे तुम्हारी भी ले दे होगी। बिलासी ने कादिर की ओर अत्यंत विनीत भाव से देखकर कहा, दादाजी वह न जाएंगे तो मैं ही तुम्हारे साथ चलूँगी। कादिर, तुम क्या चलेगी, वहाँ बड़े आदमियों के सामने मुंह तो खुलना चाहिए। बिलासी, न कुछ कहते बनेगा तो रो तो लूँगी। कादिर, यह न जाने देंगे। बिलासी, जाने क्यों न देंगे, कुछ मांगती हूँ, इन्हें अपना बुरा भला न सूझता हो, मुझे तो सूझता है। कादिर, तो फिर देर न करनी चाहिए, नहीं तो वह लोग पहले से ही मालिकों के कान भर देंगे। मनोहर जो का त्यों मूर्त की तरह बैठा रहा। बिलासी घर में गई, अपने गहने निकाल कर चादर ओढ़ी और बाहर निकल कर खड़ी हो गई। कादिर मियाँ संकोच में पड़े हुए थे कि उन्हें आशा थी कि अब भी मनोहर उठेगा, किंतु जब वह अपनी जगह से जरा भी न हिला तब धीरे धीरे आगे चले। बिलासी भी पीछे पीछे चली, पर रह रह कर कातर नेत्रों से मनोहर की ओर ताकती जाती थी। जब वह गांव के बाहर निकल गए तो मनोहर कुछ सोच कर उठा और लपका हुआ कादिर मियाँ के समीप आकर बिलासी से बोला, जा घर बैठ, मैं जाता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।